नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल का सेमेस्टर 5 का तीसरा पाठ नरेश मेहता है। सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय, कवि का परिचय याद करेंगे। ये 8 नंबर का प्रश्न आ सकता है का संक्षिप्त जीवन परिचय और उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए या साहित्यिक परिचय दीजिए। तो नरेश मेहता का जन्म हमारे मध्य प्रदेश में हुआ था। जैसे इसका परिचय यहाँ दिया गया है। नरेश मेहता का जन्म 15 फरवरी 1922 को मध्य प्रदेश के मालवा जिले के शाहजहाँपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम क्या था? बिहारी लाल शुक्ल थे। मेहता की पदवी इनके पूर्वजों से मिली थी। नरेश जी 2.5 वर्ष के ही थे। इनकी माता का निधन हो गया था और इनके चाचा पंडित शंकरलाल शुक्ल ने इनका पालन पोषण किया। नरेश मेहता ने इंटर की परीक्षा उज्जैन से प्राप्त करी थी और तत्पश्चात ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय वे एक प्रमुख नेता के रूप में थे। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की है और तत्पश्चात ये देहरादून में सेकंड लेफ्टिनेंट की प्रशिक्षण प्राप्त किया है इन्होंने। और शिक्षा समाप्ति के बाद ये आकाशवाणी लखनऊ में काम करना शुरू किया। फिर आकाशवाणी के कई केंद्रों पर कार्यरत रहे हैं। इन्होंने सन 1953 में आकाशवाणी से त्याग पत्र दे करके पत्रकारिता, जो पत्रकार के रूप में काम किया है, पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से हो गए थे। संपादक का कार्य किया इन्होंने। साहित्य का भारतीय श्रमिक और कृति नामक पत्रिकाओं का संपादन किया है और 22 नवंबर 1920 को मेहता का निधन हो गया है। नरेश मेहता की नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। ये नई कविता के ही नहीं, जो अज्ञा द्वारा प्रयोगवाद किया गया था उसमें दूसरे सप्तक में नरेश मेहता का, ये दूसरे सप्तक में भी थे और नई कविता में भी इनके प्रमुख कविताएं हैं। वह बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं। इनका उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा आदि पर भी अच्छा अधिकार है। कवि के साथ साथ अध्ययनशील प्रकृति वाले भावुक और गंभीर चिंतन भी है। जगदीश गुप्त, जो नई कविता के प्रवर्तक कौन है? जगदीश गुप्त के अनुसार नरेश मेहता छायावादी काव्य के अत्यंत प्रतिभावान और बंगला संस्कार से प्रभावित संवेदनशील रचनाकार के रूप में विख्यात है। ये परंपरा और लालित्य, परंपरा क्या है? जो परंपरागत कवियों द्वारा अपनाई गई प्रकृति का वर्णन है। लालित्य माने क्या है? कोमलता, कोमल पदावली का लालित्यपूर्ण और वैचारिक समन्वय नरेश मेहता में मिलता है। नरेश मेहता साहित्य में नवीनता प्रयोग में दृढ़ पक्षपाती रहे हैं। वे एक प्रगतिशील लेखक हैं। इनकी रचनाओं पर मार्क्सवादी विचारधारा का भी प्रभाव पड़ा है। मार्क्सवाद कौन था? रूस के जो कार्ल मार्क्स था, उन्होंने शोषकों के प्रति सहानुभूति प्रकट करी थी और शोषितों के प्रति घृणा प्रकट करी थी। तो उन्होंने इसका गहरा प्रभाव पड़ा है उसके प्रति। कतिपय आलोचकों ने इन पर अहंकारवादी और अहंवादी होने का आरोप लगाया है। इन्होंने काफी पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनकी संपूर्ण रचनाओं पर। 1992 में संपूर्ण साहित्य पर 2 लाख रुपए का ज्ञानपीठ, जो साहित्य क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और भी जैसे कई मिले हैं, जैसे 74 में मध्य प्रदेश का राजकीय सम्मान, 83 में सारस्वत सम्मान, 84 में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग का शिखर सम्मान, 88 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और 90 में उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान का भारत भारती सम्मान मिला है और 92 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनकी साहित्यिक रचनाओं की प्रमुख विशेष इनकी रचनाएं हैं। नरेश मेहता बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार ने विविध विद्याओं का सफलता पूर्वक लेखनी चलाई है, गद्य भी और पद्य में भी। गद्य पद्य संबंधी अनेक विधाओं की रचना करके माँ भारती के अंचल को समृद्ध किया। माँ भारती कौन है? जो हमारी भारत माता है, उसके अंचल को। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे ये हैं
वन पाखी सुनो, बोलने द चीड़ को, मेरा समर्पित है कान उत्सवा, तुम मेरा मौन हो अरण्या। और आखिर समुंदर से तात्पर्य, पिछले दिनों नंगे पैरों देखना एक दिन, आधुनिक कवि नरेश मेहता चैत्या। और खंड काव्य जिसमें एक ही घटना का वर्णन किया जाता है उसे खंड काव्य कहते हैं। जो संशय की एक रात है, इसमें भगवान श्री राम के मन के संशय का वर्णन किया गया है। उनका संशय था कि मैं रावण के प्रति युद्ध अपनी सीता के लिए करूं या प्रजा के लिए करूं। तब उन्होंने अपनी अकेली सीता के लिए किस प्रकार युद्ध किया जाए, परंतु लोगों ने बताया कि इन्होंने रावण ने बहुत ही प्रजा को दुखी कर रखा है, तो प्रजा के लिए कारण उन्होंने युद्ध लड़ा। महाप्रस्थान में अगली है, महाप्रस्थान में उन्होंने सीता के वनवास या प्रस्थान का वर्णन किया गया है। प्रभात पर्व में महाभारत का वर्णन किया गया है। और उपन्यास धूमकेतु, डूबते मस्तूल, नदी यशवी थी, वह पथबंधु में एक अध्यापक का वर्णन किया गया है। कहानी संग्रह तथापि एक समर्पित महिला, जलसागर, नाटक थे सुबह के घंटे, घंटित यात्राएं, एकांकी भी लिखी। एकांकी माने एक ही नाटक की एक ही घटना। सरोवर के फूल, पिछली रात की बरस, निबंध भी लिखे। काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, मुक्ति बोध, एक अवधूत कविता, शब्द पुरुष अज्ञ, काव्यात्मकता का दिक्काल। हम निकेतन, इन्हें यात्रा वृत्तांत क्या है, यात्रा पर जाता है तो कोई वहां पर अपनी यात्रा का वर्णन करता, उसे यात्रा व्रत कहते हैं। राम पलाश के फूल, साधु चले जमात, सिया कंचनार की कली, इनकी काल यात्राएं प्रदक्षिणा अपने समय की। संपादन किया है इन्होंने वाकदेवी गांधी गाथा, अनुवाद भी किया है आधी रात का, नस्तक लेके और मलकानी। इनकी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली है सनातन समस्या और संदर्भों का उल्लेख। नरेश मेहता ने जो समाज में चली आ रही सनातन और शाश्वत, सनातन क्या है, जो सैगुण रूप में भगवान वैष्णव है, सनातन सैगुण रूप में भगवान की पूजा करते हैं, और शाश्वत जो निर्गुण है, निरंकार है, की समस्याओं के संदर्भ में अपना उल्लेख गंभीरता पूर्वक किया है। उन्होंने अपनी कविताओं में वैदिकता, वेदों जो वेद हैं हमारे 4, और वैष्णवता है, विष्णु पुराण है, पर्यावरण है, और सांस्कृतिक विचारों का वर्णन बड़ी संजीदगी से किया है। इनके साहित्य साधना मानव विराट से साक्षात्कार की साधना जान पड़ती है। ये लिखते हैं, तुम जिसे पेड़ कहते हो वह मात्र पेड़ नहीं है, वह वनस्पति का सलोक है। सलोक ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण उपनिषद है, यानी कि पेड़ में भी उपनिषद का वास बताया है इन्होंने। अगला दूसरा पॉइंट है, साधारण मानव के कवि हैं। नरेश मेहता एक साधारण मानव के कवि हैं। कविवर नरेश मेहता ने अपनी रचनाओं में साधारण मानव की भावनाओं को स्थान दिया है। वे मिट्टी से जुड़कर और मिट्टी के अनेक रूपों को पहचानने वाले कवि हैं। मनुष्य के पुरुषार्थ पर भी पूरा विश्वास है। पुरुषार्थ क्या होता है, परिश्रम करके जो मेहनत करता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं, जीवन को सफलता करना। विश्वास करो सबसे बड़ा देवता है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो। मैं स्वरूप पाती मृतिका हूँ। और तीसरी है इनकी मानवीय पीड़ा की अनुभूति। नरेश मेहता की कविताओं में सर्वत्र जनसाधारण के जीवन की समस्याओं का विविध रूपों का चित्रण किया गया है। इन्होंने आम आदमी के दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को निकट से देखा और अनुभव किया है। उनकी मजदूर गरीब का जो पीड़ित परिवार है, जो दुखी है, उसका इन्होंने अपनी कविताओं में वर्णन किया है। और इनकी अगली है पौराणिक विषयों से संबंधित। पौराणिक क्या है, जो भगवान की कथा है, ऋषियों की है, जो हमारी देवताओं की कथा है, उनका अपने काव्य में वर्णन किया है। नरेश मेहता ने अपनी काव्य रचनाओं में पौराणिक विषयों को आधुनिक जीवन के संदर्भ में व्यक्त किया है, यानी आज के जीवन की समस्याओं को पौराणिक विषयों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। इन्होंने रामायण महाभारत के प्रसिद्ध प्रसंगों को लेकर के काव्य रचना की है। रामायण पर आधारित उनके
काव्य कौन सा है? संशय की एक रात, जिसमें राम के संशय का वर्णन किया गया है, राम रावण का युद्ध का वर्णन किया गया है। और मैंने बताया प्रवाद पर्व में सीता के वनवास की घटना का वर्णन किया गया है। महाप्रस्थान में पांडवों के हिमालय में गलने की कथा है, यानी जब क्या है पांडव सौरभ की तरफ जा रहे थे, हिमालय में चले गए तो वहां बर्फ में गलने की कथा है। इस प्रकार नरेश मेहता ने पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से आज के युग के जीवन की समस्याओं का उल्लेख किया है। ये कहते हैं ये प्रपात स्त्रोतपाठ ही तो करते हैं, यह कैसी वैश्वनरी माने आगन है। गायत्री छंदों में धूप के पग धरती वनस्पतियों पर उतर रही है। प्रकृति वर्णन, नरेश मेहता का अगला है प्रकृति चित्रण। इन्होंने प्रकृति वर्णन बहुत ही आकर्षक किया है। नरेश मेहता की कविता में प्रकृति के उताद रूप का, उताद माने सबसे उत्तम रूप का चित्रण किया गया है, जो उनकी समूची संस्कृति की नई क्रांति और संस्कार प्रदान करता है। इन्होंने प्रतिस्पर्धा के स्थान में आत्मदान का महत्व दर्शाया है। उसमें उल्लास, सर्जन, आह्लाद भी है, एक निरंतर जीवनता भी है। इसमें संकोच और तिरस्कार अथवा अस्वीकृति नहीं है। वह मनुष्य को नए मानवीय संस्कार देती है और मनुष्य के भीतर की आसुरी वृत्तियों को देवी प्रवृत्तियों में बदलती है। यानी प्रकृति हमारे ऊपर मन बुद्धि पर प्रभाव डालती है, जिससे हम आसुरी प्रवृत्तियों को छोड़ करके देवताओं जो अच्छे गुण हैं, एक दूसरे की प्यार, प्रेम, सौहार्द, मानवीय भावनाओं का समन्वय या संदेश उत्पन्न करती है। धरती को कहीं से छुओ, एक ऋचा क्या है? जैसे ऋग्वेद की एक दोहा है, सूत्र है, ऋचा है, वह एक ऋचा है कि प्रतीति होती है। देवदारुओं की देह यष्टि, क्या यह उपनिषदीय नहीं लगती है? जो देवदारियों के पेड़ हैं वह उपनिषद से लगते हैं। इनकी भाषा शैली, अंत में क्या है? भाषा शैली। नरेश मेहता के काव्य में भाषा कैसी है? सहज, सरल, भावानुकूल है। इन्होंने नए प्रतीक, बिंबों, उपमानों की अपनी काव्य में सुंदर योजना की है। प्रतीक क्या होते हैं? किसी का प्रतीक बना दिया, जैसे हमें तिरंगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक है, हमारे देश का मान सम्मान का प्रतीक है। और जैसे लाल रंग केसरिया रंग है, वह क्रांति का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है। इस प्रकार ये प्रतीकों का प्रयोग किया इन्होंने, बिंबों का और उपमान, जैसे पीपल पात, सरिस मन डोला, तो ये उपमान होते हैं जिससे हमारा नए अलंकारों का वर्णन किया होता है। इससे कविता बहुत ही सुंदर बनती है। अपने काव्य में सुंदर योजना की है इन तीनों का प्रयोग करके। चित्रात्मकता की भाषा शैली का प्रमुख प्रयोग किया है। जैसे इनकी पंक्ति में, मैं अपने चारों ओर एक भाषा अनुभव करता हूँ जो ग्रंथों में नहीं होती, पर जिसमें फूलों की सी गंध है, विलों पत्थर की सी पवित्रता है, इसीलिए मंत्र है, केवल ग्रंथों में ही नहीं होते। आगे कहता है नरेश मेहता जी, श्री नरेश मेहता की शब्द योजना भी अत्यंत सार्थक और सरल है। तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का भी इन्होंने सफल प्रयोग किया गया है। हिंदी की नई कविता में नरेश मेहता के काव्य का प्रमुख स्थान है। सृजन की प्रेरणा, भाव, भाषा की दृष्टि से इनका काव्य अत्यंत सफल और सुंदर है। मैं आशा करता हूँ आपको यह है नरेश मेहता का जीवन परिचय समझ में आया होगा। धन्यवाद। आप इसको देखो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर लिख के अपनी हाजिरी दर्ज करें, जिसे पता लगे कि किन किन छात्राओं ने देखा है और किसने नहीं देखा है। धन्यवाद।